गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को पिछले 2 महीने से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम 3rd यूनिट पे अभी चल दिए हैं, जिसमें हम देखेंगे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रिएक्शंस हमने देख रहे हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड की हम जब अभिक्रिया करवाते हैं ग्लिसरॉल से, ये ग्लिसरॉल है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इनकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं और इसको हम जब हीट करते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर, तो पहले हमें इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यहाँ से H और OH बाहर निकलता है और हमें साइक्लिक कंपाउंड मिलता है जो एनहाइड्रेट स्ट्रक्चर का होता है। ये हमें साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। और इसके बाद में जब हम और फर्दर इसको हीट करते हैं, हम जानते हैं कि ये 4 मेंबर्ड रिंग है, तो 4 मेंबर्ड रिंग उतनी स्टेबल नहीं होती है, इसलिए ये आसानी से टूट जाता है और इसको उसी टेम्परेचर पर रखा जाए तो हमें एलाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। आपको यदि ध्यान हो तो हमने एलाइल अल्कोहल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हमने पढ़े थे। तो इस अल्कोहल के ये बनाने की विधि हो जाएगी और ये प्रॉपर्टी हो जाएगी इन एसिड्स की। हम ऑक्सैलिक एसिड में नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड की विभिन्न जो अभिक्रियाएं हैं वो हम देख रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम KMnO4 से ऑक्सीकृत करते हैं, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि KMnO4 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये अगर क्षारीय KMnO4 है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कमज़ोर होता है, और अगर ये एसिडिक KMnO4 है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है तो हमें प्रोडक्ट कहीं कम रप्चर हुआ या टूटा हुआ मिलता है, जबकि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने KMnO4 लिया है और साथ में H2SO4 है, तो ये अम्लीय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और इसकी वजह से हमें इसमें मॉलिक्यूल पूरा टूट जाता है और हमें इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसके नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन, अब इसका अपचयन। एसिड का अपचयन हम अच्छे से जानते हैं, अगर हम करते हैं तो अल्कोहल की तरफ जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं ये कि अगर हम किसी CH2OH ग्रुप का ऑक्सीकरण करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये देता है एल्डिहाइडिक ग्रुप और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से ये हमें देता है COOH ग्रुप। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है अगर हम इसका अपचयन करें, तो अपचयन में पहले स्टेप में हमें ये मिलता है और फिर दूसरे स्टेप में हमें अल्कोहल मिलता है। तो फाइनली हम जब इसका अपचयन करते हैं एसिड का तो हमें अल्कोहलिक समूह प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जिंक और H2SO4 से इसका अपचयन किया है तो हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है और साथ में जल बन रहा है। दूसरा इसका हम अपचयन इलेक्ट्रिसिटी द्वारा भी कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 उत्पाद मिल जाते हैं, ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल और ग्लाइकोलिक अम्ल, 2 उत्पाद हमें यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें ऑक्सैलिक एसिड की एस्टरिफिकेशन। ये लेबोरेटरी टेस्ट भी है जिसमें कि हम लैब में इसका परीक्षण कर सकते हैं कि हमने अम्ल लिया, उसमें हमने इथेनॉल डाला, H2SO4 डाल करके कुछ मात्रा में उसको हम गर्म करते हैं तो हमें फ्रूटी स्मेल मिलती है गर्म करने पर। वो फ्रूटी स्मेल ये जो एस्टर बन जाता है उसकी वजह से होती है। तो ऑक्सैलिक एसिड को इथेनॉल से अभिक्रिया कराकर H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें डाई एथिल ऑक्सलेट मिल जाता है उत्पाद के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें ऑक्सैलिक अम्ल की अमोनिया से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये बेसिक रिएक्शन है जो हम लैब में भी हम टेस्ट करते हैं और हमें इसके बाद में अमाइड मिलता है। यहाँ पर अमोनिया फर्स्ट स्टेप में ऐड होता है और हमें ये अमीन सॉल्ट मिलता है, आयन्स मिलते हैं और ये आयनिक फॉर्म होता है। एक्चुअली ये NH4+ और CO- फॉर्म में होता है। फिर इसको फर्दर जब हम गर्म करते हैं तो इसमें जल का अणु यहाँ से निकल जाता है और हमें ये एमाइड समूह यहाँ पर लगा हुआ मिलता है, जिसको हम कैटलिस्ट P2O5 की प्रेजेंस में अगर गर्म करें तो हमें ऑक्सीएमाइड इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है साइक्लिक। हालांकि इसकी जो संरचना है वो 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसकी स्टेबिलिटी डाउटफुल है, ये स्थायी नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, अगर हमने डाईएमाइड बना दिया है इसको सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण के द्वारा, तो उसका जो ऑक्सीएमाइड बनता है 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में,
वो कंपैरेटिवली इसकी तुलनात्मक ये स्थायी होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं रिएक्शन विद PCl5। PCl5 बहुत अच्छा एक रिएक्टेंट है जो अभिक्रिया करके POCl3 और Cl2 बनाता है। अर्थात किसी भी पदार्थ से अगर आपको ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है तो हम PCl5 ले सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं PCl5 के साथ में गर्म करने पर हमें COCl ऑक्सैलिक क्लोराइड मिलता है और POCl3 बाहर निकल जाता है। जो इसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल के उपयोग क्या क्या होते हैं कि हम इसे रंजक के रूप में काम में ले सकते हैं, हम इसे विरंजक के रूप में काम ले सकते हैं। इसका हम ऑक्सैलेट को फोटोग्राफी में भी काम में लेते हैं और रंगाई छपाई में भी इसको हम काम में लेते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड की अभी हमने पहले पढ़ा था कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की हमने पढ़ी थी, उसके बाद में हम इंडिविजुअल कंपाउंड्स पे चल रहे हैं। अभी हमने ऑक्सैलिक एसिड देखा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेलानिक एसिड। मेलानिक एसिड CH2COH है और इसकी विभिन्न बनाने की विधियां हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमने इस तरह का कोई समूह लिया है तो उस पर हम इस तरह के समूह पर जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करवाते हैं यानी इसका ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय माध्यम में तो हमें मेलानिक एसिड मिलता है। मैलिक मेलानिक अलग अलग पदार्थ हैं, कंफ्यूज ना होएं इनके नामों से। मेलानिक एसिड इज़ CH2COH। इसका हमने ऑक्सीकरण करा इस पदार्थ का तो हमें मेलानिक एसिड मिला। दूसरी हम रिएक्शन देख सकते हैं साइनाइड युक्त किसी पदार्थ का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो ऑब्वियस है CN जो ग्रुप है उसका हमेशा जल अपघटन के पश्चात एसिड में परिवर्तन हो जाता है, तो ये हमें इस तरह से मेलानिक एसिड दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, उनका जब हम KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मेलानिक एसिड मिलता है, प्रोवाइडेड यहाँ पर ये जो ऑक्सीकारक है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। स्ट्रॉन्ग होने पर ये इसको आगे फर्दर CO2 में तोड़ देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेलानिक यूरिया या बारबिटोरिक एसिड के जलीय अपघटन से भी हमें मेलानिक एसिड मिलता है और साथ में यूरिया मिलता है। मेलानिल यूरिया क्या है? CH2CO NH और CO इस तरह से कंपाउंड है जिसको हम बारबिटोरिक एसिड भी कहते हैं। इसको जब हम जल अपघटन करते हैं तो इसकी रिंग टूटती है और हमें CH2COH यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर जो वाटर है वो इस तरह से लगता है, OH इस समूह की तरफ और H इस तरफ, तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाता है एक H और OH, ये यूरिया बन जाता है और ये यहाँ पर हमें मेलानिक एसिड मिलता है। मेलानिक एसिड बनाने की विधि, कार्बनिक रसायन में हम ज़्यादातर पदार्थों के बनाने की विधि और उनके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ते हैं जिसमें हम उनकी अभिक्रियाओं को देखते हैं। मेलानिक एसिड पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, जब हम मेलानिक एसिड को गर्म करते हैं, ऑल्दो ये स्टेबल है लेकिन 140 डिग्री तक गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हमें एसिटिक एसिड मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका निर्जलीकरण, अगर हम P2O5 लेते हैं, जनरली P2O5 जो है वो निर्जलीकरण के लिए एनहाइड्रस ये होता है और जब इसका उपयोग किया जाता है तो इसका कार्य किसी भी मॉलिक्यूल में से जल के अणुओं को बाहर निकाल लेना होता है। तो हम मेलानिक एसिड को जब इस तरह से गर्म करते हैं तो हमें कार्बन सब ऑक्साइड इस तरह से मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जो कि अपने आप में अस्थायी अणु है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें हैलोजनीकरण, अगर हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाईब्रोमो प्रोडक्ट तक जाके मिलता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ड्राईब्रोमो मेलानिक एसिड मिल जाता है। ड्राईब्रोमो मेलानिक एसिड हमें यहाँ पर जिसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के और 2 ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम सब्स्टिट्यूटेड मेलानिक एसिड ले रहे हैं और उसको हम गर्म कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ पर ये है ये मॉलिक्यूल, जब इसको अगर हम यहाँ से हीट कर दें तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमें ब्रोमो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। डाईब्रोमो को गर्म करें तभी भी सेम स्थिति है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और डाईब्रोमो एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट एस्टरीकरण, अल्कोहल का लेबोरेटरी में परीक्षण है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ क्योंकि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम पता लगाते हैं कि हमें दिया गया पदार्थ एसिड है।
मेलानिक एसिड की इथेनॉल से अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, कंसनट्रेटेड H2SO4 हम इसमें डालते हैं और इसको हम हल्का सा हीट करते हैं। तो बहुत तेज़ गर्म करने से तो जो फ्रूटी स्मेल है वो भी उड़ जाती है, एस्टर उड़ जाता है, इसलिए हल्का सा वार्म करते हैं ताकि इसकी और इसकी अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। तो हमें इस तरह से एस्टर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में और अगर ये ले लें तो हमें दोनों तरफ एस्टर ग्रुप डायएथिल मेलोनेट हमें प्राप्त होता है। अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर सेम सिचुएशन जो हमने पहले ऑक्सैलिक एसिड के साथ में देखी है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर पहली स्टेप में ये यहाँ से CH2 COO NH4 बनता है और इधर भी COO NH4 बनेगा और उसको हम जब फर्दर हीट करते हैं तो हमें इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और हमें मेलोनेमाइड मिलता है, यानी दोनों तरफ CO एमाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। PCl5 के साथ रिएक्शन जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है, इसका कार्य POCl3 बनाना, Cl2 बनाना और एक Cl को यहाँ पर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PCl5 से अभिक्रिया करने पर 2 PCl5 मॉलिक्यूल्स लगते हैं और दोनों तरफ COCl बन जाता है। POCl3 और Cl2 बाहर निकल जाता है, POCl3 और HCl बाहर निकल जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें। सोडियम सॉल्ट से ऑब्वियस है, हम लैब में भी करते हैं, किसी भी एसिड की जब सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, H+ आयंस बाहर निकलते हैं और सोडियम वहाँ पर लग जाता है। ये सोडियम की एसिडिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है और एसिड का परीक्षण लैब में इस तरह से भी किया जाता है कि पदार्थ का विलयन जो लिया गया है उसमें अगर सोडियम पीस डाला है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कभी भी उसके जलीय विलयन में आप सोडियम पीस नहीं डालेंगे वरना उसमें आग लगने की संभावना रहती है। हम अल्कोहलिक विलयन या किसी और विलायक में जब एसिड का विलयन लेते हैं या एसिड खुद लिक्विड है उसमें जब सोडियम डाला जाता है तो बुदबुदाहट के साथ में गैस निकलती है और सोडियम सॉल्ट बन जाता है एसिड का। तो सोडियम इस तरह से यहाँ पर 2 जगह आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, डाइसोडियम मेलिनेट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड से अभिक्रिया। RCHO एल्डिहाइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हम इसमें सॉल्वेंट पिरिडीन लेते हैं, पिरिडीन में ये सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर इसको जब हम गर्म करते हैं तो इस तरह से एसिड जो अल्कोहलिक ग्रुप है उस पर इस तरह से एसिड जुड़ा हुआ मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसके नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पर मॉलिक्यूल में से जल निकल जाता है और ये ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाता है, NOH में बदल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करें हम तो हमें इस तरह का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जो कि ऐसा स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इसको देखने से ही समझ में आता है कि ये अपने आप में अस्थायी अणु है। इस तरह से मेलानिक एसिड की बनाने की विधि और उसकी अभिक्रियाएं हमने देखी। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेनिक एसिड के बनाने की विधियाँ। सक्सेनिक एसिड ये हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड में अब यहाँ से आगे एक एक अणु हम CH2 एक एक ग्रुप हम CH2 का जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सक्सेनिक एसिड और उसके बनाने की विधियाँ हम पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड है डाइब्रोमो इथेन से हम पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया कराएं तो KBr 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर आपको डाइसाइनो प्रोडक्ट मिलेगा। इसका जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर मेलानिक एसिड सक्सेनिक एसिड प्राप्त होगा। इसके नेक्स्ट हम देखें मेलानिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल से अभी हम कैसे सक्सेनिक अम्ल बनाते हैं। ये हमारा मैलिक अम्ल है, मेलानिक नहीं, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल हाइड्रोक्सी एसिड होता है और उसकी जब हम HI से रिएक्शन करवाते हैं, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें सक्सेनिक एसिड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, इसी में हम देखें हाइड्रोक्सी एसिड टार्ट्रिक एसिड लिया है और मैलिक एसिड लिया है। इनकी जब हम रेड फास्फोरस से अभिक्रिया कराते हैं
तो HI की उपस्थिति में ये फास्फोरस से अभिक्रिया करके हमें सक्सिनिक एसिड देता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।